Yes, very good morning students. Now today we will discuss motion of charged particle in magnetic field. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. इसके पहले हम लोगों ने देखा था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, इसके पहले ये देखा था अपन ने कि व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल चार्ज Q ये जब मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड B विथ वेलोसिटी V, देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. ठीक है, और सर्टेन कंडीशन में नहीं भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल हो, है ना. तो ये अपन ने देखा था, है ना. मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? व्हेन एवर एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज 90, जब परपेंडिकुलर होगा दोनों, है ना. जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ये है, प्लेन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, इनवर्ड गोइंग इनटू द पेज, और कोई चार्ज पार्टिकल Q मूव कर रहा है दिस वेलोसिटी v से. ठीक है, चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये प्लेन में है, इन द प्लेन ऑफ द व्हाट बोर्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड है, परपेंडिकुलर. ठीक है, अब इस पर जो फोर्स लगेगा उसका क्या डायरेक्शन होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते थे अपन, ये जो फिंगर्स हैं इसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है इस तरह से कि जो पाम है, पाम इससे मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज आउट, निकले, कम आउट. ठीक है, तो अगर ऐसा अपन ने रख दिया तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और पाम इनवर्ड है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है ऊपर की ओर, अपवर्ड. ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऐसा भी रख सकते थे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इससे नहीं निकलेगा, ऐसा भी रख सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया. ठीक है, तो ये तो रखना ही है फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट इस तरह की पाम से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकले. तो ये निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डायरेक्शन यहाँ बताया अपन ने, है ना. तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, अब वो कुछ यूँ हो जाएगा, ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है, अब फिर यहाँ पर डायरेक्शन देखना है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ताकि अंदर जाए यूँ. तो ये डायरेक्शन ये जा रहा है थंब, तो इधर फोर्स लग रहा है ना, तो यूँ आ जाएगा. फिर यहाँ पर रखा अपन ने फिंगर्स ये, तो इधर आ रहा है ना. तो इस ढंग से ये एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, तो सर्कुलर तो पूरा दिख नहीं रहा है तो अपन उसको फिर से रिड्रॉ करते हैं. कहने का मतलब है कि व्हेन एवर फोर्स इज क्या वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अभी मैग्नेटिक फील्ड अपन ने क्रॉस लिया था. ठीक है, और चार्ज पार्टिकल यूँ वेलोसिटी थी, तो उस केस में अपन ने देखा कि ये डिस्क्राइब करेगा सर्कुलर पाथ. ठीक है, मान लो यहाँ पर आ जाओ तुम, यहाँ पर वेलोसिटी कैसे देखेंगे? यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे है ना. तो ये जो टेंजेंट है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड पाम अंदर जाए, तो ये इधर फोर्स का डायरेक्शन ही हो गया, ये देखा फोर्स का डायरेक्शन. ठीक है, फिर मान लो यहाँ आ गए अपन, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन यूँ घूम रही है अगर पार्टिकल. ठीक है, तो यहाँ पर आके देखो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो पाम किधर जा रहा है? दिस डायरेक्शन. ठीक है, उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो फोर्स है इधर, फिर यहाँ अगर आ गए, यहाँ पर ने टेंजेंट ड्रॉ किया तो अगेन जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा. यहाँ आ जाओ तो अगेन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर होगा, है ना. तो सारे केस में देख रहे हैं व्हेन एवर V इज परपेंडिकुलर टू V, व्हेन एवर V इज परपेंडिकुलर टू V, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से कि इसकी जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, अब उन्हें क्रॉस माना था, अगर डॉट मान लेते, मान लो डॉट मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है बाहर. ठीक है, और चार्ज पार्टिकल मान लिया इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन थी, तो अब ये फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा? फिर वहाँ ऐसे लगाओ, अपन क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, फिंगर्स को रख दिया, लेकिन ये नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलना चाहिए डॉट, तो यूँ होगा, है ना. फोर्स किधर आ रहा है? नीचे आएगा, यूँ यूँ. तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो, आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे?
तो यहाँ प्लेन में अगर अपन वेलोसिटी दिखा रहे हैं, वेलोसिटी इसके प्लेन पर दिखा रहे हैं अपन, और मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड हो या तो आउटवर्ड हो, दोनों ही केस में परपेंडिकुलर हुआ, तो रिजल्ट ये है कि व्हेन योर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन योर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, then it will describe the circular path. तो वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, ये कंक्लूजन है ना, कि व्हेन इफ थीटा इज 90, अपन ने देखा था इन मैग्नीट्यूड, क्यू भी साइन थीटा होगा, तो फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम फोर्स बराबर होगा क्यू वी के, होगा ना। इफ थीटा इज 90, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर 90 है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में मैक्सिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस, और इसके कारण चार्ज पार्टिकल जो पाथ डिस्क्राइब करेगा दैट विल बी सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। क्लियर? चलिए, अब सर्कुलर पाथ यदि डिस्क्राइब करेगा तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, है ना, ये अपने को निकालना है। इसमें बड़े कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, और अपना जो स्ट्रेटेजी है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, एक एक पार्ट को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें बेस सिंपल न्यूमेरिकल्स, है ना, शुरू में बहुत कठिन न्यूमेरिकल्स तो नहीं बना रहे अपन, बड़ा उस पर बेस सिंपल न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अपना जो कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा क्लियर होता है ना, इसलिए अपन एक एक पार्ट पे ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो पता लग गया कि व्हेन योर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट विल डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ, जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है चार्ज पार्टिकल की, वो सर्कुलर होगी, ठीक है। अब उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, मान लो ये सर्कुलर पाथ, सर्कल नहीं बन रहा है ना, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया, ठीक है, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया चार्ज पार्टिकल, ये लगभग बन गया। चलिए, यहाँ मान लिया इसका सेंटर O है और ये है रेडियस सर्कुलर पाथ का R, ठीक है, ये R ले लो या जो भी R लेना है ना, मान लो स्मॉल R ही ले लिया, और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, है ना, यूँ मूव कर रहा है, यूँ, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या होगा, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अभी अपन ने देखा जस्ट, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा व्हेन योर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। और यदि सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या होगा, उसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम वगैरह बनते हैं, अपने भी बोर्ड में आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेरियस एग्जाम्स में भी आते हैं। तो चलिए, तो अपन ने ये देखा कि अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा QVB, क्योंकि V और B के बीच का एंगल 90 है, तो VB साइन थीटा होता था, साइन 91, तो VB होगी, ठीक है। एंड इस फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है ना, सेंटर के अबाउट चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ में जब भी घूम रहा है पार्टिकल, क्यों घूम रहा है, कोई वजह होनी चाहिए, तो वजह है ये फोर्स, है ना, ये फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज दिस मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वेयर m इज द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा था उसका मास यदि m है, v वेलोसिटी से यदि वो मूव कर रहा था, r अगर रेडियस है सर्कुलर पाथ का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपन ने देखा 11th में, इट इज गिवन बाय mv²/r, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्स है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है पार्टिकल, इस पर लग रहा है फोर्स ऐसा, कौन सा, ये फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स QVB, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सो दैट द पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। समझ में आ रहा है, चक्कर काट रहा है ना इसके, क्यों चक्कर काट रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। जैसे अर्थ और सन के बीच, है ना, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्यों रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। उसी तरह एटम के केस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड ड्यू टू फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस
एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं, अपन मजाक करते हैं, कोई क्यों चक्कर किसी के काटता है ना, कोई तुम्हारी काटता है, तुम किसी के काटते हो, है ना, अपन किसी के काटते हैं, तो चक्कर क्यों काटते हैं, कोई वजह होती है ना, बेवजह यूँ नहीं होता ये सारी बातें, है ना। तो यहाँ वजह क्या है मुद्दे की बात, कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। माइंड इट, ये फार्मूला बड़े काम की है, क्यू वी मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, ये बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। इस कंसेप्ट का उपयोग अपन वहाँ भी करेंगे जबकि अपन रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल वगैरह पढ़ेंगे, है ना। और इसका कंसेप्ट तो यहाँ तो है ही पूरे चैप्टर में। इसके बाद साइक्लोट्रॉन अभी डिलीट कर दिया है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, एंड वहाँ भी ये कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट होता है पार्टिकल, एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो वहाँ भी अपने को ये देखना है। साइक्लोट्रॉन चलो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे बात की बात है, बट ये सेक्शन तो है अभी भी है, और इस पर बड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है ये, है ना, इसलिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत। चलिए, तो यहाँ से यानी ये जो फार्मूला है ना, ये इसका बेस है। मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ से अपन आर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। क्लियर। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं अपन। देन इट विल इम्प्लॉय, यहाँ से हो गया क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इंक डालो, था इंक डालो वही कैमलिन वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन आर के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। आर इक्वल टू दिस मच हो गया, है ना, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये इसको डिफरेंटली भी कास्ट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एंड व्हाट इज एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम पी, पी अपॉन क्यू बी, एंड व्हाट इज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पी इज इक्वल टू रूट ओवर 2m के, मिथिलेश कुमार हो गया एम के। ठीक है, बट हियर इट इज मास एंड के इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड अगेन इट कैन बी रिटन एज रूट ओवर 2m के काइनेटिक एनर्जी, q इंटू वी, यहाँ ये v डिफरेंट है, माइंड इट, अपॉन क्यू बी। ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन योर चार्ज is accelerated through a potential difference V, or when a charge particle moves inside a region of potential difference V, then it acquires kinetic energy given by K is equal to QV। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म है, और बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको एक बार लिख लो। ठीक है, आर रेडियस, आर के लिए एक्सप्रेशन निकाला अपन ने, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस। ठीक है, कब भाई, जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वह मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ, एंड द रेडियस ऑफ दैट पाथ इज गिवन बाय दिस, आर इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी। कहाँ से आया, इस रिलेशन से आया, दिस से आया, है ना। और व्हाट इज एम बी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, दिस, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म में अपन ने इसको कास्ट किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए अगर ऐसे अपन कहें ये कैसे आया, अगर किसी को प्रॉब्लम है, मोमेंटम पी, काइनेटिक एनर्जी से शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ऐसा लिख सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड, क्यों क्या मल्टीप्लाई पता है, ये एम भी मोमेंटम है, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये है काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम हियर व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू रूट ओवर 2m के। ये रिलेशन आ गया ना, पी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का ये रिलेशन है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है। ठीक है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, वही अपन ने लिखा पी इक्वल टू रूट ओवर 2m के। हेलो हेलो, समझ में आ रही है, चेक करो। ठीक है, ये
और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी, काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी। माइक को चेक करो, माइक 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 का सिंबल आ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी, है ना। व्हेन योर चार्ज इज एक्सेलरेटेड, जब भी चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे वी पोटेंशियल रीजन से, देन इट विल एक्वायर द काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है। और ये अपन ने अभी तक तो यही पढ़ा कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट will describe a circular path whose radius is given by r is equal to what, mv by qv और p by qv और रूट ओवर 2mk by qv और रूट ओवर 2m qv अपॉन qv, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम अपन कुछ देख लेते हैं, है ना। मान लिया कि टाइम इज है, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, ठीक है, और दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। समझ में आया क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम वेलोसिटी are moving in a direction perpendicular to the magnetic field, then obtain the ratio of the circular path, ratio of radii of circular path described by electron and proton, that is RE upon RP is equal to what? ये निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन आ गया समझ में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन they are moving with the same velocity in a uniform magnetic field which is perpendicular to the direction V, then obtain the ratio of radii of the circular path described by electron and proton। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडाई का रेशियो निकाल। तो अभी फार्मूला था वी के वेलोसिटी के टर्म में अपन ने निकाला था एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। आर बराबर ये था आर ई, तो सब में ई लगा दो, ई ई। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है और वेलोसिटी भी यहाँ सेम दे रखा है, ठीक है। और चार्ज भी सेम आ जाएगा, माइंड इट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अरे ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो वो तो सेम है, चार्ज भी सेम है। फिर यहाँ भी एम वी मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी तो सेम ही है, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ से निकल गया, ये सारे तो कैंसिल हो गए, बच गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m मान लो, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बहुत भारी होता है, नियरली 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास यदि m है तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1836 m, 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है इसका मास, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 1/1836 ये हो गया RE अपॉन RP। क्लियर? ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन भी ले सकते हैं, या प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल भी ले सकते हैं, ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल भी ले सकते हैं, है ना। प्रोटॉन क्या होता है पता है ना? प्रोटॉन में क्या है? न्यूक्लियस केवल एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होगा। जैसे हाइड्रोजन बोलते हैं ना, 1 एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, ठीक है। उसी तरह फिर ड्यूट्रॉन अगर बोलें, ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, 1 2 नहीं, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका चार्ज तो इसका भी 1 होगा, बट मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, ठीक है, नियरली इक्वल है, तो इसका मास m है तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। उसी तरह हीलियम आता है 2 4, हीलियम न्यूक्लियस, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो He2+, ये हीलियम न्यूक्लियस, ये कहलाता है अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल। इसमें क्या होगा? इसमें होगा 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 प्रोटॉन होता है,
ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, है ना। ये सब तो पता होगा, अपन ने ऐसे रिकॉल कर लिया, क्योंकि अब जो दूसरा एग्जाम्पल अपन सवाल देखने जा रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये देख लिया अपन ने। अब दूसरा सवाल अपन ले लेते हैं। मान लो कि एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, बोथ आर क्या क्या है, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, both are moving in a perpendicular magnetic field with same V, लेकिन यहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। प्रोटॉन है और ड्यूट्रॉन है, दोनों मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करेगा ना चार्ज पार्टिकल, तो ही डिस्क्राइब करेगा सर्कुलर पाथ कर रहा है। और दे आर एक्सेलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वो एक्सेलरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर वी अप्लाई किया, उससे वो एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ तो डिस्क्राइब ही करेगा, तो उसका रेडाई का रेशियो निकालना, यानी अपने को निकालना क्या है, रेडाई ऑफ प्रोटॉन एंड रेडाई ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, इसका रेशियो फार्मूला अपने पास है। अब पोटेंशियल डिफरेंस वाला यूज होगा, पहले वेलोसिटी वाला हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, एम बी बराबर पी, है ना, एंड पी बराबर व्हाट, रूट ओवर 2mk, रूट ओवर 2mk, k इक्वल टू q इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्यू वी। रिकॉल हो रहा है फार्मूला, तो ये हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए यहाँ पी लगा दो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी तो दोनों के लिए सेम बोल रहा है, कंडीशन है यहाँ कि विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मूव कर रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पर सेम अप्लाई हो रहा है ना, वी सेम हो जाएगा। ये वी है, वेलोसिटी नहीं है, माइंड इट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फार्मूले में आया था ना, आर रेडियस आर इक्वल टू रूट ओवर सॉरी रेडियस आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू वी, देन फिर आया था एम बी को पी लिखा था, पी बाई क्यू वी, देन पी इक्वल टू रूट ओवर 2mk, देन काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी। क्लियर, अपॉन फिर उसी तरह लिखेंगे रूट ओवर 2m, मास किसका, ड्यूट्रॉन का, है ना, और चार्ज किसका, ड्यूट्रॉन का, v तो दोनों में सेम है, अपॉन क्यू वी, यहाँ भी q लिखना था प्रोटॉन का, यहाँ q किसका आएगा, ड्यूट्रॉन का। क्लियर, देख लेना कैलकुलेशन। देन क्या हो जाएगा, रूट ये सब तो चला गया, अब बच क्या जाएगा, रूट के अंदर की पहले बात कर ले, दिस 2 कैंसिल हो गया, mp अपॉन md, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, ये हो गया। और फिर मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, शायद मेरे ख्याल से तो यही है, देख लीजिए। फिर यहाँ पर रखेंगे हम मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर लिखते हैं अपन तो सिंपली लिखते हैं दिस, और ड्यूट्रॉन लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं। क्लियर, ये है ड्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। मास का रेशियो 1:2, प्रोटॉन का यदि 1 है, ये एक्चुअली मास नंबर होता है ना, और मास नंबर एक्चुअली बराबर होता है मास ऑफ किसके, मास नंबर किसके बराबर होता है, वह नंबर है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का टोटल नंबर, और एक न्यूट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर है, तो मास भी इसी के इसमें आएगा। तो अगर प्रोटॉन का मास 1 है तो ड्यूट्रॉन का कितना है, 2 है। चार्ज प्रोटॉन का 1 है, ये जो, और ड्यूट्रॉन का भी चार्ज 1 है। ठीक है, चार्ज तो 1 ही है, 1 तो ये भी 1 ही हो गया है। तो ये कितना हो गया, 1/√2, 1/√2। ठीक है, ये निकल गया रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू ड्यूट्रॉन का रेडियस। ठीक है, आरपी अपॉन आरडी, रेशियो प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन 1/√2। क्लियर, चलिए और एक प्रॉब्लम इसी बेस्ड इस पर देख लेते हैं, है ना, आ गया होगा समझ में, है ना। अब अपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम की, अब काइनेटिक एनर्जी सेम वाला एक सवाल करते हैं, है ना। मान लिया कि एक ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तभी तो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। तो ये कंडीशन तो अपन इम्पोज करेंगे ही रेडियस के लिए। उसके बाद कहता है कि बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ड्यूट्रॉन एंड
अल्फा पार्टिकल, they are moving perpendicular to magnetic field having the same kinetic energy। जब परपेंडिकुलर मूव करता है तो सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन वही है कि रेडाई के रेशियो निकालना है ऑफ ड्यूट्रन एंड ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो फार्मूला तो वही था, R इक्वल टू रूट ओवर 2m k अपॉन क्यू बी। हाँ यस, आफ्टर दिस तो इसको करेंगे अपन, है ना, ये फार्मूला यूज करना है। तो रूट ओवर 2m k अपॉन क्यू बी। अब ऊपर अपन ड्यूट्रन का लिख रहे हैं, अभी नहीं, आफ्टर दिस ड्यूट्रन का लिख रहे हैं अपन, ड्यूट्रन का मास डालेंगे। ठीक है, रूट ओवर 2m k काइनेटिक एनर्जी आ गई, चार्ज ऑफ ड्यूट्रन डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल आएगा रूट ओवर 2m, m किसका, m आएगा अल्फा पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी तो दोनों का सेम है, अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू बी। क्लियर। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी तो कैंसिल हो गई, बी भी कैंसिल हो गई, 2 कैंसिल हो गई, तो ये हो गया रूट ओवर एम डी अपॉन एम अल्फा, मास ऑफ ड्यूट्रन, मास ऑफ ड्यूट्रन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहाँ आ गया चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ ड्यूट्रन, बस वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा मास ऑफ ड्यूट्रन कितना होता है 1h2 था ड्यूट्रन, 1h2, तो ये हो गया क्या 1h2, उसका 2 था, अल्फा पार्टिकल का He24, अल्फा पार्टिकल है 24, है ना, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2, ड्यूट्रन का चार्ज 1, इसको सॉल्व किया तो रूट 2 आया। ठीक है, 2/4 1/2, तो 1/√2 2, तो रूट 2 हो गया आंसर। क्लियर। तो ये अपन ने देखा, है ना, और चलो लेव इट। नाउ एक अनदर कंसेप्ट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज दैट, मतलब ये सब बड़े ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसमें कि अपना क्या मैकेनिक्स भी थोड़ा यूज हो गया, है ना, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन, है ना, इस पर बेस्ड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अब अपन देखते हैं, ये तो केस अपन ने एक देख लिया था, क्या देखा था, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये था। इफ थीटा इज 0 और 180, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उस केस में फोर्स कितना था 0, क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 0। ठीक है, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इस केस में अपन ने देखा कि फोर्स मैक्सिमम होगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय QVB। क्लियर, ये देख चुके थे अपन। और तीसरा केस ऐसा देखना है जिसमें कि थीटा क्या है, ना तो 0 है या 180 है या 90 है। ठीक है, थीटा भी 0 या 180 था, लीनियर हो गया, 90 है मैक्सिमम फोर्स होगा। अगर 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, तो उस केस में कैसा होगा पाथ, वो अपने को देखना है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये थर्ड वाला केस अपने को देखना है। तो इस केस के लिए अपन ने ये फिगर बनाया है ना, दिस चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, अब अपन v वेलोसिटी को का ये पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे v पैरेलल। ये कितना होगा v cos थीटा, समझना, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। अपन ने क्या कहा, अभी तक अपन ने देखा था कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पैरेलल एंटी पैरेलल है तो फोर्स 0, परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम और सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा। और यदि वो सब कोई केस नहीं है, थीटा क्या है, ना 0 है, ना 180 है, ना 90 है, तो उस केस में क्या होगा, जनरल केस। ठीक है, तो वहाँ अपन देख रहे हैं, मान लें कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल थीटा है।
अब क्या किया अपन ने, v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में v पैरेलल लिखा, v cos थीटा हो जाएगा, और फिर v cos थीटा पर परपेंडिकुलर यूं, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। समझ में आया? बहुत सिंपल बात है। यानी v को अपन ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो v cos थीटा हो गया, और एक इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस पर परपेंडिकुलर, मान लो ये है 90, ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस पर परपेंडिकुलर, v साइन थीटा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, और ये है v पैरेलल। किसके पैरेलल परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो अब देखिए पैरेलल के कारण अपन ने क्या देखा, अगर वेलोसिटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स जीरो होता है। यहाँ फोर्स जीरो होगा तो जो मोशन होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी तो क्या होता है, तो उस केस में फोर्स होता है मैक्सिमम, ठीक है, और पाथ होता है सर्कुलर, ठीक है। अगली बात समझ में कि v को अपन ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक पैरेलल किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल कंपोनेंट क्या करता है अपन देख चुके हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, लीनियर, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में है, पाथ लीनियर होगा। दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है। अब दोनों का ही एक्शन हो रहा है तो रिजल्टेंट पाथ है वो कैसा होगा, वो यूं होगा, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ डिस्क्राइब करेगा, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ बोथ, क्योंकि ये ना तो इसके पैरेलल था ना परपेंडिकुलर था ना एंटी पैरेलल था, ठीक है। तो अब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो इसमें दोनों ही चीजें हैं, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट के कारण लीनियर, परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर, तो मिक्सचर ऑफ दीज टू होगा, जो पाथ होगा फॉलोड वो हेलिकल होगा। यानी ये जो सर्कुलर है ये किसके कारण है, ये v परपेंडिकुलर के कारण, ठीक है, और ये जो लीनियर है ये किसके कारण है, ये v पैरेलल के कारण, है ना। यानी ये v cos थीटा के कारण है और ये v sin थीटा के कारण, ठीक है। अब एक क्वांटिटी इसमें डिफाइन करना है p, p क्या है, पिच, p कहलाता है पिच, पिच, व्हाट इज पिच, पिच शायद स्क्रू गाज वगैरह में अपन ने एक्सपेरिमेंट में देखा था। पिच का मतलब वही होता है ना, कि लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, और इट इज द लीनियर सेपरेशन, और इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कल, टू कंसेक्यूटिव सर्कल। ये जो दो सर्कल है ना इसके बीच का, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, तो ये पिच कहलाता है ना। जैसे कोई पहिया घूम रहा है ना यूं, तो ये एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ेगा, 2πr, तो ये पिच कहलाता है ना। पिच इज द डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन, वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो एक्सप्रेशन क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। दैट इज क्या होगा, पिच तो डिस्टेंस है p, एंड p इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। एक सर्कल एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। अभी पैरेलल के कारण ही लीनियर पाथ था, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। पैरेलल कंपोनेंट कितना था, v cos थीटा, और चाहे तो t का वैल्यू अपन रख सकते हैं। t का वैल्यू कितना होगा, t इज इक्वल टू वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, 2πr अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रख दो, टाइम के लिए ये हो गया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 2πr अपॉन v, ये पिच के लिए एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और इसमें एक बात लगे हाथों हम लोगों ने देखा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है ना। उसके रेडियस के लिए एक्सप्रेशन देखा था, टाइम पीरियड के लिए देख सकते हैं, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है तो सर्कल का एक रिवॉल्यूशन में यहाँ से चला वापस यहाँ पर आ गया, कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए भी अपन निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना होता,
टी इज इक्वल टू, अभी लिखा अपन ने 2 पाई आर अपॉन वी, वैल्यू रख दो 2 पाई बाई वी, और आर का वैल्यू अपन ने निकाला था रेडियस के लिए, कितना था, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, वी से भी कैंसल, ये हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। फ्रीक्वेंसी के लिए निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, न्यू बराबर लिखते हैं 1/t, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ इसका वैल्यू रख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के लिए। टाइम पीरियड के लिए निकाला अपन ने, हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, इसका रेसिप्रोकल था, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई 2 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी it is given by omega is equal to 2 pi nu, 2 pi nu का वैल्यू रख दो क्यू बी बाई 2 पाई एम, 2 पाई कैंसल, इट इज क्यू बी अपॉन एम ओमेगा। तीनों ही केस में देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, क्यू बी बाई एम, ठीक है, टाइम पीरियड दिस, फ्रीक्वेंसी दिस, सारे ही वी पर डिपेंड या आर पर डिपेंड नहीं करते, कहीं एक्सप्रेशन में वी या आर नहीं है। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली इस प्रिंसिपल पर काम करता है साइक्लोट्रॉन, है ना, आगे अपन पढ़ेंगे। सो थैंक यू, वेरी गुड डे, और सब बढ़िया बढ़िया, पढ़ाई लिखाई करते रहो बच्चों, मस्ती में रहो और अटेंड किया करो यार, है ना, थैंक्स अ लॉट।